प्रिय छात्रों, हम बरमाज आईएएस की इंडियन पॉलिटी की इस लेक्चर सीरीज में स्वागत करते हैं। अभी तक हमने आपको जो है यहाँ पर देखिए मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता के अधिकार, समानता के अधिकार और इसके साथ साथ शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकारों का हम लोगों ने अभी तक चर्चा की और इसको समझा। इन सब अधिकारों का महत्व कहाँ पर है? अगर ये सब अधिकार लागू होंगे तभी तो इनका महत्व रहेगा। इसीलिए संविधान में अनुच्छेद 32 से 35 के बीच संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। उपचार अर्थात इनको लागू किया जाना। अनुच्छेद 32 से 35 तक ये सारे के सारे अधिकार दिए गए हैं कि किस रूप में और कितना, किसके लिए ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार प्रवर्तित किए जाएंगे। एक बात और भी है, इसके पहले अनुच्छेद 31 था जो कि संपत्ति का अधिकार था, वो हटा दिया गया है। लेकिन उसके उपरांत आप देखिए अनुच्छेद 31 का, खा और ग, तीन अनुच्छेद 31 के रूप में यहाँ पर जोड़े गए हैं। अनुच्छेद 31 का और 31 खा संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम के द्वारा 1951 में जोड़े गए और अनुच्छेद 31 गा संविधान के 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में जोड़े गए। अब आप यहाँ पर देखिए, जो जमींदारी उन्मूलन चल रहा था उसके अंतर्गत जो 31 का में कुछ बात की गई। 31 खा में एक चीज ये उपबंध किया गया कि कुछ चीजों को अगर हम ऐसा बना दें कि जो न्यायालय की परिक्षेत्र से परे हो जाए ताकि विवाद ना रह जाए, इसके अंतर्गत इसके लिए एक संविधान में 9वीं अनुसूची बनाई गई और 9वीं अनुसूची में चीजों को डाल दिया गया। अब आप इसके बाद देखें अनुच्छेद 31 गा जो आया 1971 में 25वें संविधान संशोधन में, ये नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के संदर्भ में है। हम इन सब चीजों की बात वहां पर करेंगे कि जब नीति निर्देशक तत्वों की बात करने लगेंगे। लेकिन इतना आप अवश्य जान लीजिए कि अनुच्छेद 31 खा में 9वीं अनुसूची बनाई गई पहले संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा और अनुच्छेद 31 गा में के द्वारा ये दिया गया कि कुछ मामलों में मौलिक अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता प्रदान की गई है। अब हम बात करते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 35 तक की हम बात यहाँ पर करेंगे। अनुच्छेद 32 में आप देखिए एक चीज यहाँ पर जो सबसे अहम बात है कि जो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद आप यहां पर देखें 30 तक, अनुच्छेद 14 से 30 तक जो भी अनुच्छेद हैं इनको अगर प्रवर्तित करना है तो प्रवर्तित करने के लिए यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किस प्रकार से लागू किए जाएंगे, ये यहां पर ये चर्चा की गई है। अब आप यहां पर देखिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अगर हम पाएंगे तो 4 खंड पाएंगे। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 4 खंड। हम यहां पर बात करते हैं अनुच्छेद 32 की। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आप एक चीज यहां पर देखिए, इस भाग के अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार क्या चीज है कि समुचित कार्यवाहियों के द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन का अधिकार क्या है। पहली चीज यहां पर देखिए अनुच्छेद 32 का एक, समुचित कार्यवाहियों के द्वारा उच्चतम न्यायालय में
समावेदन का अधिकार। यानी यहां पर देखिए कि कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है वह समुचित कार्यवाही के द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपने इसके लिए उपचार के लिए समावेदन कर सकता है। दूसरी चीज है अनुच्छेद, यहां पर देखिए अनुच्छेद 32(2) में क्या चीज है? जब समावेदन किया गया अनुच्छेद 31(1) के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 32(2) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय क्या करेगा? उच्चतम न्यायालय निदेश, आदेश, रिट जो भी वह समुचित समझे उसको निकालने की उच्चतम न्यायालय को शक्ति होगी। यहां पर देखिए अनुच्छेद 32(2) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को पहली बात देखिए निदेश या आदेश या रिट, तीन चीजों की बात कही हमने। निदेश, आदेश या रिट जो भी समुचित हो, रिट तीन चीजें, इसमें से देखिए ये तीन चीजें हैं, जो भी समुचित हो उसे निकालने की शक्ति होगी। ठीक है, उच्चतम न्यायालय को निदेश या आदेश या रिट जो भी समुचित हो उसे निकालने की शक्ति होगी। पहली बात यहां पर आप देखें, अब यहां पर हमने बात की कि जिस प्राधिकारी के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू कराया जाना है या प्रवर्तित किया जाना है, उसको उच्चतम न्यायालय निर्देश दे सकता है, आदेश दे सकता है या उसके विरुद्ध रिट निकाल सकता है। अब यहां पर हम बात करते हैं अगली चीज की कि रिट क्या चीज होगी। रिट भी एक विशेष प्रकार का आदेश है। उच्चतम न्यायालय रिट में क्या है? रिट में आप देखिए, रिट में पहली जो रिट है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी रिट है पर्वादेश, तीसरी रिट है प्रतिषेध, और चौथी रिट है उत्प्रेषण, और पांचवी रिट है अधिकार परीक्षा। ये देखिए रिटें इतनी हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अब इसके बाद देखिए ये रिटें जो सारी के सारी दी है, ये उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निकाल सकता है और अनुच्छेद 32(2) के अंतर्गत निकाल सकता है। 32(2) में ये सारी रिटें हैं। तीसरी चीज आप देखिए, एक तीसरी बात, अनुच्छेद 32(3) में क्या चीज है? उच्चतम न्यायालय की शक्ति पर बिना कोई प्रभाव डाले, उच्चतम न्यायालय की शक्ति पर बिना कोई प्रभाव डाले, अगर संसद चाहती है तो किसी भी न्यायालय को उच्चतम न्यायालय की शक्तियां, यानी ये रिट निकालने की ये शक्तियां उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर उसको प्रदान कर सकता है। ये यहां पर कहा गया है। यहां पर ये 3 में क्या चीज कहा गया है? संसद
उच्चतम न्यायालय की शक्तियों पर बिना प्रभाव डाले अनुच्छेद 32 की शक्तियों को किसी अन्य न्यायालय को प्रदान कर सकता है और वह मतलब वह कौन, न्यायालय अपनी स्थानीय सीमा के भीतर, स्थानीय सीमा की अधिकारिता के भीतर, सीमा की अधिकारिता के अंतर्गत इन शक्तियों का प्रयोग करेगा। ठीक है, ये आप यहां पर देखिए। और अगली चीज है कि जो चौथी बात है, चौथा पॉइंट, संविधान में यथा उपबंधित के सिवाय, मतलब जैसा कि संविधान में उपबंध किया गया है उसको छोड़ करके किसी भी रूप में मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये 4 बातें इसमें कही गई हैं। अब इन 4 बातों के साथ साथ हम इस चीज पर लौटते हैं कि ये रिटें क्या है। आप यहां पर देखिए, जो रिट है ये न्यायालय के द्वारा एक विशेष प्रकार का आदेश के स्वरूप में है, जिसके द्वारा न्यायालय जो है मौलिक, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को लागू करता है या प्रवर्तित करता है। यहां पर देखिए, कौन समावेदन कर सकता है? कौन समावेदन कर सकता है, अर्थात मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन न्यायालय जा सकता है? जिसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, वही जा सकता है। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा हुआ है कि जनहित याचिकाओं का एक दौर चला है और जनहित याचिकाओं को ऐसी व्यवस्था प्रदान की गई है कि किसी अन्य के भी मौलिक अधिकारों के लिए कोई संस्था या कोई व्यक्ति जनहित याचिका के द्वारा किसी और के भी मौलिक अधिकारों के संदर्भ में न्यायालय में समावेदन कर सकता है। लेकिन वह याचिका जनहित में होनी चाहिए, ना कि व्यक्तिगत हित में। इसको भी मौलिक अधिकार के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय देखेगा। अगली चीज फिर यहां पर देखिए कि जो रिटें हैं वो है क्या। पहली चीज देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको कहते हैं हेबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब किसी व्यक्ति को अगर किसी प्राधिकारी के द्वारा जो गिरफ्तार किया गया है या निरुद्ध किया गया है, न्यायालय ये कह सकता है, न्यायालय के द्वारा रिट निकाल करके उसको न्यायालय में उपस्थित करने का आदेश दिया जा सकता है। न्यायालय वहां पर यह देखता है कि क्या वह व्यक्ति नियम की प्रक्रिया की अनुपालना में गिरफ्तार किया गया है या विधि के उल्लंघन में गिरफ्तार किया गया है,
अब उसकी गिरफ्तारी की वैधता की जांच न्यायालय करता है। अगर उसको वैध पाता है कि उसकी गिरफ्तारी अवैध है, अगर उसकी गिरफ्तारी किसी रूप में अवैध है, तो न्यायालय उस व्यक्ति को मुक्त करने का वहीं पर तुरंत आदेश करता है। यहाँ पर आप देखिए, यह बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीत है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में जैसे कि उच्चतम न्यायालय में यह बताया गया है कि समावेदन कौन कर सकता है, वह व्यक्ति कर सकता है। लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले में आप देखिए, व्यक्ति तो गिरफ्तार है या निरुद्ध है, तो वो तो न्यायालय जा नहीं सकता। इसलिए उसका कोई शुभचिंतक, उसका कोई रिश्तेदार, उसका कोई मित्र, उसका कोई साथी बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका ला सकता है। ठीक है। अब दूसरा चीज उसके बाद देखिए, परमादेश। परमादेश में क्या चीज है? परम आदेश यानी सुपीरियर अथॉरिटी का निम्न अथॉरिटी के लिए आदेश, इसको हम परमादेश कहते हैं। परमादेश कब आता है? अगर मान लीजिए यह न्यायालय एक उच्च न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के लिए भी आता है, या किसी प्रशासनिक अधिकारी या प्राधिकारी के विरुद्ध भी लाया जाता है, जिसमें कि न्यायालय यह कहता है कि यह आपका कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है कि आप इसको करें। यह आपका कर्तव्य है कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को लागू करें, और इसके लिए न्यायालय उस व्यक्ति को, उस प्राधिकारी को या उस न्यायालय को बाध्य कर सकता है कि वह इसके कार्यों को, यानी उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के अनुरूप कार्य करे। व्यक्ति का जो ड्यूटी है, जो उसका कर्तव्य है, उसका वह अनुपालना उसको करना ही होगा। यह जो है परमादेश के द्वारा होता है। नंबर 3, जिसे देखिए, प्रतिषेध। प्रतिषेध में क्या चीज है? प्रतिषेध में आप एक चीज यहां पर पाएंगे कि प्रतिषेध में क्या चीज होगा। प्रतिषेध उच्च न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ या लघु न्यायालयों को यह आदेश दिया जाता है कि वह अपनी अधिकारिता सीमा के बाहर न बढ़े, वह अपनी अधिकारिता सीमा के बाहर न बढ़े, और वह अपनी अधिकारिता के सीमा में रहते हुए अपनी अधिकारिता सीमा के अनुरूप ही कार्य करें। यह चीजें जो है आप यहाँ पर देखिए, किसी न्यायालय में प्रतिषेध की जो रिट होती है उस समय तक लाई जा सकती है जबकि किसी वाद की सुनवाई किसी अधीनस्थ न्यायालय में चल रही हो। जब न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया जा चुका है तब उस समय प्रतिषेध की रिट नहीं लागू की जा सकती। उसके बाद अगली चीज देखें जिसको हम कहते हैं उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण की रिट में क्या होगा? अब उत्प्रेषण की रिट न्यायालय के द्वारा अगर कोई फैसला दे दिया गया है, अंतिम निर्णय आ गया है, और अंतिम निर्णय के बाद उत्प्रेषण की रिट लाई जाती है। उत्प्रेषण की रिट में होता यह है कि अगर न्यायालय ने अपने शक्ति का उल्लंघन किया है तो यहाँ पर जो भी उसके निर्णय है उस निर्णय को बदल दिया जाता है उच्च न्यायालय के द्वारा। और यहाँ पर ये चीज है, व्यक्ति को जिसके अधिकारों का हनन हुआ है उसको अंतोष दिया जाता है। हमको इस संदर्भ में एक केस याद आता है कि एक बार ऐसा हुआ था कि एक डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने किसी व्यक्ति को प्रक्रिया का अनुपालना न करते हुए उसकी सारी प्रॉपर्टी को अटैच करने का आदेश दे दिया। वहां पर उत्प्रेषण की रिट आई। उत्प्रेषण की रिट में उच्चतम न्यायालय ने उनके कार्य को गलत पाया और सारा सामान, पुलिस के लिए आदेश हुआ कि उस व्यक्ति के सारे सामान को उठा करके जो अटैच किया गया था, कुर्की की गई थी, वहां तक पहुंचाया गया। तो इस प्रकार का ऐसा होता है उत्प्रेषण। अब आप यहाँ पर देखें, ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रतिषेध और उत्प्रेषण में क्या अंतर है। आप यहाँ पर देखें, प्रतिषेध की रिट तब आती है जबकि न्यायिक न्यायालय में निर्णय की प्रक्रिया भी चल रही हो। उत्प्रेषण की प्रक्रिया कब आती है? जब प्रक्रिया न्यायालय में पूरी हो चुकी हो, न्यायालय का निर्णय आ चुका हो, उस निर्णय के विरुद्ध वहां पर यह देखा जाता है कि नियमों का, कानूनों का पालन नहीं हुआ है। पांचवा देखिए, जिसको कहते हैं अधिकार परीक्षा। अर्थात पूछने का अधिकार।
अर्थात पूछने का अधिकार। ठीक है, पूछने का अधिकार। पूछने का अधिकार का मतलब यह है कि यहाँ पर एक चीज ये देखा जाता है कि व्यक्ति ने यहाँ पर पूछने के अधिकार के अंतर्गत कि कोई व्यक्ति, कोई भी किसी भी प्राधिकारी ने किसने रूप में, किस समय, यहाँ पर देखिए कि कोई भी प्राधिकारी किस अधिकार से किसी सार्वजनिक पद को धारण किए हुए है, यह न्यायालय द्वारा पूछा जाता है। और अगर उसकी पद धारण को, सार्वजनिक पद को अवैध पाया जाता है तो उसको निरस्त कर दिया जाता है। ये केस सबसे पहले आया था BN खरे साहब, एक थे, बाद में वो उच्चतम न्यायालय के जज भी बने। वो एक केस लाए थे इंदिरा जी के समय में, जिस समय की आप देखते हैं कि पार्लियामेंट भंग है और पार्लियामेंट भंग हो जाने के बाद नया इलेक्शन होने वाला है। उन्होंने कहा कि भाई इस समय जब संसद है ही नहीं है, लोकसभा है ही नहीं है, तो लोकसभा के बहुमत दल का नेता नहीं होगा, और जब बहुमत दल का नेता नहीं होगा तो किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी अपना पद धारण कर रही हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाई देखिए अनुच्छेद 74 की यह बाध्यता है, अनुच्छेद 74 की यह बाध्यता है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद चाहिए जो कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होगी। तो इस चीज को देखते हुए वहां पर इसको वैध पाया था। इसी प्रकार से किसी के लिए भी देखा जा सकता है कि अमुक प्राधिकारी किस हैसियत से इस पद को धारण किए हुए हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि हम जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये 5 के 5 रिटे हो गई। इसके बाद अनुच्छेद 33 की बात हम करना चाहते हैं। अनुच्छेद 33 में आप देखिए 33 में हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि अनुच्छेद 33 जो हमारे यहाँ पर रक्षा बल हैं, रक्षा बलों को वही अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं दिया जाता जो कि सिविलियन यानी अन्य नागरिकों को दिया गया है। सिविलियन को जो मौलिक अधिकार बड़े विस्तृत दिए गए हैं। यहाँ पर एक चीज है कि अनुच्छेद 33 के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों को या लोक व्यवस्था बनाए रखने या भार साधन करने वाले बलों के सदस्यों को, आसूचना प्रतिसूचना के सदस्यों को, आप इन सब के लिए देखें तो एक चीज ये होती है कि इनके लिए अगर संसद चाहती है तो संसद इनके लिए मौलिक अधिकारों को एक सीमा तक घटा सकती है, यहाँ पर विनियमित कर सकती है, जिससे कि वहां पर अनुशासन इत्यादि बनाए रखा जाए। अनुच्छेद 34 इसके अंतर्गत अगला अनुच्छेद आप देखते हैं। अनुच्छेद 34 के अंतर्गत ये बताया गया है कि अगर कहीं पर सेना विधि लागू हो, सेना विधि की बात केवल एक जगह कही गई है अनुच्छेद 34 में। पूरे संविधान में अगर सेना विधि लागू है तो सेना विधि में जो भी सहायता करने की बात है उनके लिए अनुतोष देने की बात है, और सेना विधि के द्वारा जो भी कार्यवाहियां की गई हैं, संसद को यह अधिकार दिया गया है कि संसद सेना विधि जब हट जाए तो उसकी जो की गई कार्यवाहियों को जो है वैध रूप देने का कार्य करेगी। ये चीज यहाँ पर है। और उसके बाद लास्ट में देखते हैं कि अनुच्छेद 35 है। अनुच्छेद 35 के अंतर्गत ये है कि यहाँ पर देखें कि जो अनुच्छेद यहाँ पर आप आते हैं 12 से लेकर के कहाँ तक, 31 तक, जो भी है उसके संदर्भ में कानून बनाने की बात है तो वह अनुच्छेद 35 के अंतर्गत ये अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 16 के खंड 3, अनुच्छेद 32 का 3, अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 के अंतर्गत जो विधि का विनियमन करना है, यह सारा का सारा अधिकार अनुच्छेद 35 के अंतर्गत दिया गया है। यहीं पर हम मौलिक अधिकारों की बात को पूरा करते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अगर प्री में देखें तो यहीं तक के सवाल आते हैं। रिटों से जो संबंधित प्रश्न हैं वो बड़े संक्षेप में आपको 110 शब्दों में या इस रूप में दिखाई पड़ेंगे, लेकिन तब दिखाई पड़ेंगे जब इससे कोई करंट इशू होगा। करंट इशू जैसे कि देखते हैं, रिट का एक मामला था जिसमें एडीएम जबलपुर बनाम यश शुक्ला का केस था, जिसको कि हैबियस कॉर्पस केस भी कहा जाता है, वो चलता रहा, लेकिन अब वो रूल के रूप में नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये चीजें यहीं पर मैं आपको
यहीं तक आपको मैं यहीं पर रोकता हूं और आप ये चीज समझें कि किस रूप से आप इसको पढ़ें कि जिससे आपकी बात यहाँ पर अच्छी बन सके। बहुत ज़्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मौलिक अधिकारों में जाने की जरूरत है। तो अनुच्छेद आप यहाँ पर देखें कि 2 ही कायदे से हैं, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अगर उसके बाद भी आप आते हैं तो आप देखते हैं संस्कृत और शिक्षा का अधिकार। यहाँ से प्रश्न आपके ज्यादा बनते हैं और इधर से जो है ऋतुओं पर कभी कभी सवाल बन जाते हैं, तो इसलिए इनको भी देख लीजिएगा। और यहीं पर मौलिक अधिकार को देखिए, मौलिक अधिकार में बहुत कुछ विशेष रूप से और करने की जरूरत नहीं है, इसलिए बहुत परेशान मत होइएगा। फिर भी आपको जो भी समस्या अगर बनती है तो हमसे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिएगा जरूर। अच्छा, धन्यवाद। अब हम अगले वीडियो में नीति निष्ठ तत्वों के साथ फिर मिलते हैं।